हेलो क्लास बच्चों, हमने जो इससे पहले वीडियो आपको सेंड किए थे उसमें हमने कुछ बेसिक जानकारी जो थी भारत के बारे में, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में था। आज हम देख रहे हैं बच्चों अपने सामाजिक में जो इतिहास का पहला चैप्टर है, क्या कब कहाँ कैसे, मतलब इसमें अतीत में जो पहले बीत चुका है। आज अगर आपको पता लगाना है कि भाई कल क्या हुआ था, तो आपके पास क्या साधन है इसके जानने के लिए? आप समाचार देखते हैं, ठीक है, समाचार पत्र जो अखबार आता है आपके घर में वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना हो कि भाई पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी बड़े व्यक्ति से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पर हमें अगर ये पता करना हो कि भाई कुछ हज़ारों साल पहले या कुछ साल और ज़्यादा साल पहले क्या हुआ था, तो हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी? तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी जो है जानकारियाँ इकट्ठे करने के जो तरीके हैं, उसमें है पुराने जो धर्म ग्रंथ होते हैं, पुराने जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है, इतिहास की जो पुस्तकें होती हैं। इसके अलावा जो पांडुलिपियाँ जिसको हम कहते हैं वो भी एक तरह के ग्रंथ हैं, उनके जरिए, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। और जो पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरानी चीज़ों का पता लगाते हैं, जो इतिहासवेत्ता होते हैं, जिनको इतिहास की जानकारी होती है, उनके माध्यम से भी, उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें होती हैं उनके द्वारा भी हम ये जान सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। तो अतीत है ना, पुराना समय जो बीत चुका। अब आपको बताऊं कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब भी हम किसी वर्ष के बारे में देखते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं कहीं शब्द आता है सन, वर्ष। जैसे अपन कहते हैं 2021, ठीक है, 3 वर्ष है। पर कहीं कहीं हम इस्तेमाल करते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा पूर्व ना, आप ईसा मसीह जो जानते हैं ईसा मसीह के बारे में, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उसमें हम ईस्वी लगाते हैं, सन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अतीत की जानकारी कैसे होती है, कैसे पता लगाते हैं। तभी हमने जरिया देखा उसका कि हम पुरानी किताबों के जरिए या कुछ लोगों से पूछ करके इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और हमें बहुत पुराने समय के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें पुराने जो ग्रंथ होते हैं या इतिहास की जो किताबें होती हैं उनके द्वारा हम इसको जान सकते हैं। अब अतीत के बारे में हमें जानना क्या है? हम ये तो कह रहे हैं बार बार कि हमें अतीत के बारे में जानना है, ठीक है, पर अतीत के बारे में हम क्या जानना है? क्या हमें उस समय के लोगों के भोजन के बारे में पता करना है, या हमें उस समय के लोगों के आवास के बारे में पता करना है? देखिए यहाँ पर, या उनका पहनावा, क्या वो पहनते थे, ठीक है, उनकी पोशाक क्या हुआ करती थी, उनकी वेशभूषा क्या थी, या उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। अगर अपन के वो शिकार करते थे तो दिन में शिकार थोड़ी करते थे, शिकार के अलावा भी अपने वो परिवार के साथ रहते होंगे, तो अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे। तो ये सब हम कैसे जान सकते हैं? तो ये हम इतिहास के जरिए ही जान सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि भाई लोग कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे आपके पुस्तक के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा से चलेंगे। तो हम ये जो पहला चैप्टर ले रहे हैं, क्या कब कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे बच्चों एक शब्द आता है पहले तो इंडिया के बारे में, कि इंडिया शब्द कहाँ से आया, इंडस से आया है। तो अगर अपन ये भारत देश का मैंने एक रफ नक्शा बनाया है बिना पैमाने के, इस दिशा से अगर अपन देखें, यहाँ इस दिशा से जो ईरान, इराक और यहाँ से जो लोग आते थे यूनान से, तो उन्होंने क्या है कि यहाँ पे बच्चे सिंधु नदी, इन्होंने कहा सिंधु नदी के पार रहने वाले जो लोग, मतलब इनको अगर भारत में आना होता है उस समय, तो ये सिंधु नदी को पार करके आते थे। तो सिंधु नदी के पार को हिंदू या इंडस जो है कहा करते थे, और वहाँ के लोग जो कहलाते थे हिंदू, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं, इससे हमारा नाम पड़ा हिंदुस्तान या हिंदू या इंडस, जिसको हम कहते हैं इंडिया का नाम, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा से भी निकला है शब्द। ये यहाँ पे एक शब्द और आता है बच्चों, पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ क्या हैं? जो ग्रंथ लिखे जाते थे, हाथों से लिखे जाते थे, हस्तलिखित जिनको हम ग्रंथ कहते हैं, पांडुलिपियाँ, उनमें पुराने समय की जानकारियाँ हैं। ये पांडुलिपियाँ जो हैं ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उसके पत्तों से, ये हिमालय में एक बुर्ज जो वृक्ष है उसके पत्तों से इस पर लिखा जाता था। अब ये जो पांडुलिपियाँ बच्चों, आजकल तो क्या है कि हम प्रिंटेड किताब पढ़ते हैं। आपने जो किताबें कैसे प्रिंट किया हुआ, प्रिंटिंग मशीन जो है, पहले प्रिंटिंग मशीन तो चला नहीं करती थी,
उस समय हाथों से जो है वो ग्रंथ लिखे जाते थे, इन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता था। अब इन पांडुलिपियों का अभी अपन ने बात की, उसमें कागज़ का इस्तेमाल होता नहीं था, तो उस समय जो वृक्ष के जो पत्ते हैं उसमें लिखे जा रही है, तो इन पांडुलिपियों को बड़े संभाल के रखना पड़ता था। इनका सार संभाल बड़ा कठिन होता था। क्यों? क्योंकि एक तो नाजुक होते थे पत्ते, और अगर कुछ समय के लिए पत्तों को कहीं रख लें तो वो सूख जाते हैं, सूख जाने के बाद वो बहुत से नाजुक हो जाते हैं, तो उस पर लिखना, फिर उसको संभाल के रखना, उसको लाना ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये लोग एक विशेष प्रकार से उसको संभाल करके रखा करते थे। और चूँकि ये हाथों से लिखे जाते थे ग्रंथ, तो इनका जो सर्कुलेशन भी बहुत कम था, मतलब ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे। एक तो लिखने में इतना समय लगता था, और ज़्यादा लोगों तक इसकी पहचान जो पहुंच भी नहीं होती थी, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ नहीं हो पाती थी। तो ये देखा अपनी बात की पांडुलिपियों की। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लोगों को गुस्सा होती थी, हो सकता कि पहले के लोग कहाँ रहते थे, यहाँ पर कहाँ पे उनके प्रमाण मिले हैं कि भाई ये लोग रहते थे। अधिकतर ये नदियों के पास, नदी घाटियों में इनके प्रमाण मिले हैं। अब जैसे यहाँ पे पहला जिक्र है नर्मदा नदी। अब ये आप बच्चे नक्शा देख रहे हैं, यहाँ पे इस नक्शे में यहाँ पर ये यहाँ पर नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के जो बीच वाला जो हिस्सा है अपना, यहाँ पर ये नर्मदा नदी वाला हिस्सा है। तो नर्मदा नदी की घाटियों में यहीं पर बच्चों आप यहाँ देखेंगे एक नदी और है, ताप्ती नदी। ठीक है, तो अभी मैं आपको और समझाऊंगी इसके बारे में। तो नर्मदा और ताप्ती, दो नदियाँ जो मध्य प्रदेश के यहाँ पे बीच के हिस्से में आती हैं, और इनके पास में पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये जो पूरा नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर लोग निवास करते थे। अब अधिकतर जितने भी लोगों के प्रमाण मिले हैं पुराने लोगों के, नदियों के पास से मिले। इसका कारण क्या है कि उनकी जो ज़रूरत होती थी, पानी तो सबसे ज़रूरी है, ठीक है, और भोजन के लिए वहाँ आसपास पेड़ भी मिल जाया करते थे इनको, रहने के लिए, कृषि करने के लिए पानी चाहिए, वो भी यहाँ पे। फिर इन्होंने जो अपने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, गाय भैंस बकरियाँ जो भी इन्होंने पालना शुरू किया अपने जानवरों को अपनी ज़रूरतों के लिए, तो उसके लिए भी, पशुओं के लिए भी इनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी, खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो अधिकतर इनका जो विकास हुआ है ये नदी घाटी क्षेत्र में इनके प्रमाण मिलते हैं। तो पहला हम देखते हैं कहाँ पर, नर्मदा नदी वाला। तो यहाँ पर रहकर के ये लोग क्या थे, कुशल संग्राहक। संग्राहक है ना, ये विशाल जो संपदा थी, वन क्षेत्र बहुत घने वन हुआ करते। आजकल तो अपन देखते हैं कि भी जंगल बहुत कम होते जा रहे हैं, और सरकार फिर से प्रयास कर रही है जंगलों को लगाने का। तो पहले क्या है कि विशाल घने वन हुआ करते थे, और घने वन में इनकी सारी ज़रूरतें जो होती थी रहने के लिए, इनको जो चाहिए होती थी, लकड़ियाँ मिल रही हैं, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी इनको मिल रही हैं, फल भी मिल रहे हैं, कंदमूल मिल रहे हैं, सारी इनको चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। तो ये यहाँ पर अधिकतर जो है यहाँ पर रहते थे। तो इन सब चीज़ों को ये आखेटक भी होते थे, शिकार करके भी अपना जीवन बिताते थे, और कुशल संग्राहक भी होते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर इकट्ठे करके अपना जीवन यहाँ पर करते थे। तो लोग कहाँ रहते थे, इसके प्रमाण कहाँ मिले, नर्मदा नदी। तो आप अपनी बुक में देखना बेटा, एक नक्शा बना हुआ है, उसमें वो जगह पहचानना, उसमें सारी चीज़ें मैं भी आपको बता रही हूँ वो मिलेंगी आपको। तो नर्मदा नदी का क्षेत्र मिल जाएगा आपको। फिर एक एरिया और यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर, ये भारत है, भारत से यहाँ पर ऊपर हिस्सा। यहाँ पर जो नाम है वो है, देखो यहाँ पर किरत। मेरी आवाज़ पे भी आप ध्यान से सुनना, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप मेरी आवाज़ सुन के भी पता लगा सकते हैं। किरथर और सुलेमान, ये पहाड़ियाँ जो मैंने आपको कहाँ बताई, यहाँ पर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ पर भी लोगों के रहने के यहाँ मिले कि 8000 वर्ष पहले यहाँ पर लोग गेहूँ, जौ, इनकी खेती के प्रमाण भी यहाँ पर प्राप्त किए। और कुशल संग्राहक और आखेटक तो थे। आखेट करना है ना, शिकार करना, और आखेटक है ना जो शिकार करते हैं, शिकारी जो होते हैं, तो आखेट का संबंध इनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने पशुओं को पालतू भी बनाया, और अपने जीवन यापन के लिए इन्होंने यहाँ पे सब चीज़ें जो थी वो इकट्ठी की थी। फिर आता है यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ। अब ऐसे दो तो चीज़ें आपको बता दी मैंने। पहला तो ये देखो नर्मदा नदी वाला क्षेत्र आ गया, एक किरथर सुलेमान। गारो यहाँ पर आता है बच्चों, ये जो अपना पूर्वी राज्य वाला एरिया है ना, असम, और यहाँ पे अरुणाचल, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ पर है पहाड़ी गारो। ये मेघालय और ये सब जो एरिया है, मणिपुर, नागालैंड, ये पूरा पूर्वी राज्य वाला एक हिस्सा है, यहाँ पर पहाड़ी आती है, गारो पहाड़ी।
इन गारो पहाड़ियों के आसपास भी इनके रहने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर ये अभी जो मैंने समझाया आपको विंध्याचल, यहाँ पर भी इनके प्रमाण मिले हैं, जहाँ पे खेती करने के प्रमाण मिले हैं। चावल की खेती यहाँ कहते हैं शुरू की थी इन्होंने। इस तरह से ये यहाँ पर इनको जो है अपन नक्शे के जरिए जान सकते हैं वो क्षेत्र कौन से हैं। आपके बुक में इस चैप्टर में नक्शा बना हुआ है, उसको आप गौर से देखेंगे। एक कोने से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सब चीज़ दिखाई देंगी, प्लस यहाँ पे आपको नदियों वाला क्षेत्र भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर ही ये जो दो पहाड़ियों के नाम बताया ना सुलेमान के तर, यहीं पर आपको सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सिंधु और उसके साथ की जो नदियाँ हैं, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, व्यास, ये सारी जो हैं, सतलुज, ये पूरी नदियाँ जो हैं सिंधु और उसके यहाँ पर सारी नदियों को मिलेंगी। कौन कौन सी? रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, सतलुज, ठीक है, सिंधु तो है। यहाँ पर ये सारा इनका पूरा एक नदियों का आता है। यहाँ पे बच्चे का नाम आता है सहायक नदी। एक तो होती है मुख्य नदी, जैसे अपन कहते हैं गंगा है मुख्य नदी। गंगा में जो अन्य नदियाँ आकर के मिल जाती हैं वो, ठीक है, कुछ वितरिकाएँ होती हैं जो नदी से अलग अलग हो जाती हैं, मुख्य नदी में से कुछ आकर के मिल जाती हैं। तो ये क्या होता है, इनका पूरा एक तंत्र होता है जिसको अपन कहते हैं अपवाह तंत्र। नदी जहाँ जहाँ से बहती है उसके साथ साथ जो अन्य नदियाँ जुड़ती जाती हैं, कई अन्य नदियाँ इससे अलग निकल भी जाती हैं। तो ये सब इनका एक पूरा अपवाह तंत्र कहलाता है जो पूरी नदियों का बहने का स्थान होता है। तो यहाँ पे गंगा का भी आता है, ऐसे गंगा है, सोन नदी आ जाता है, और ये पूरा सिंधु का यहाँ पर क्षेत्र आ जाता है। अब ये जो हिमालय की नदियाँ हैं, यहाँ पे अपन नदी तंत्र को अगर देखते हैं तो एक तो होगी बच्चों ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से सबको पता है, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, ये नदी निकलती है। ये यहाँ से निकल के बहती हुई और फिर यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ये नदियाँ गिर जाती हैं। ठीक है, यहाँ से निकली हिमालय से और बहती बहती फिर ये कहाँ गिरती है, इनका ढलान या इनका जो ढाल है किस तरफ है, इस तरफ। यहाँ से होती हुई बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाकर के और मिल जाती है। अब अगर अपन बात करें कि ये जो नदियाँ हैं यहाँ वाली, ये साउथ की, ये दक्षिण की जो नदियाँ हैं, इन नदियों में भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ लाई सी, ये सब भी नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। दो नदियाँ ऐसी हैं जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती, ये जो दो नदियाँ हैं बच्चों, इनका ढाल दूसरी तरफ है, इस तरफ यहाँ पर। तो ये यहाँ गिरती है, यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हिंद महासागर। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है बच्चों 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई, पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर हो गया, और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये जिन नदियों का ढाल इस तरफ है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दो नदियाँ जो हैं, हम कहाँ की बात करें, दक्षिण के पठार की, ये इस निचले वाले हिस्से की, वो अरब सागर में। और जो गंगा और यमुना और जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, उन सब का ढाल कहाँ पर है, वो भी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ से पूर्व से यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ये भी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरा जो है नदियों का यहाँ पर तंत्र है। तो देखो यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियों का मैंने लिखा है, गंगा का लिखा है, ठीक है, सिंधु की देखिए झेलम, चेनाब, व्यास, सतलुज, यहाँ पर दिया मैंने रावी, ये नदियाँ हैं। फिर गंगा नदी के जो दक्षिणी वाला हिस्सा, मतलब गंगा बहती बहती आ रही है ना यहाँ से, ये तो इसका उत्तरी हिस्सा हो गया, यहाँ से बहती बहती जब आ रही है तो यहाँ पे एक जगह देखो मैंने नाम लिखा है मगध। ये जो बिहार वाला हिस्सा है, यहाँ मगध राज्य था। ठीक है, यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, चाणक्य का नाम सुना होगा, जो उनका शिष्य चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो चाणक्य। तो ये सब इनका जो पूरा एरिया है, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र है, जिसको अपन कहते हैं पटना वर्तमान में, ये पूरा मगध का क्षेत्र जो है, यहाँ पर ये गंगा के दक्षिण में बसा हुआ एक शक्तिशाली राज्य था। अशोक के बारे में आपको पता ही है, सम्राट अशोक महान अपन कहते हैं, कलिंग युद्ध के समय में।
तो ये पूरा जो इनका एरिया था ये मगध वाला, गंगा के दक्षिण में एक शक्तिशाली साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ था। अब नदियों के किनारे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पर आरंभिक नगर जो बसे थे, कुछ 4,000 5,000 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे नगर बसे थे। गंगा उसके सहायक नदियाँ हैं जो ये पूरी यहाँ पे लगभग 2,500 वर्ष पहले जो है कुछ नगरों का जिक्र मिला है। अभी मैंने आपको कारण बताया कि जहाँ भी नदी के इलाके हैं वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, क्योंकि रहने के लिए पानी आवश्यक है, पानी मिल जाता है, मैदानी भाग है, कृषि के लिए अच्छा होता है वो। तो ये सब जो अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तो लोगों को रहने लायक जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रहने के लिए आकर्षित करती है। तो अधिकतर बसावट जो होती है वहाँ पर लोगों की हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर अधिकतर जो है नगरों का जो है प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े नगर जो है बसे थे। अब बात आती है कि लोग एक ही जगह पर रहते नहीं थे, तो लोग क्या यात्राएं भी किया करते थे। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप अभी वर्तमान में लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, तो आप कहोगे किसी को पढ़ाई करनी है, तो आप देखते गाँव से लोग शहर आते हैं पढ़ाई के लिए। किसी को धार्मिक यात्रा करनी होती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। कोई किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना है तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अभी तक अपनी और वजह होती हैं, कई खेलकूद के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं, अपन देखते हैं टीमें जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो व्यापार के लिए लोग जाते हैं। तो उस समय भी लोग जो यात्राएं करते थे उसकी कुछ वजह हुआ करती थी। क्या यात्रा करते थे, देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं भोजन की तलाश में। अगर अपन कहते हैं कि इनका जीवन जंगलों पर निर्भर था तो जंगलों में कुछ साल तक रहते थे ये, फिर वहाँ अगर मान लीजिए इनके जो जीवन जीने के लायक परिस्थितियाँ खत्म हो जाती थी तो ये नए स्थान ढूंढते थे, तो नए स्थान में जाते थे। उसके लिए वही गांव से दूसरे गांव जाते थे भोजन की तलाश में। फिर रोज़गार की तलाश में लोग जाते हैं, अगर उनको काम नहीं मिलता है तो वही किसी दूसरी जगह रोज़गार के लिए जाते हैं। व्यापार के लिए आपको पता है पुराने समय में कितने व्यापारी आते थे, काफिला आता था व्यापारियों का। कहीं वो ज़मीनी मार्ग से आ रहे हैं, ऊँटों पे थान लाद करके ले जा रहे हैं, ऊँटों के जरिए बड़ा बड़ा काफिला आ रहा है उनका, ठीक है। एक साथ बहुत सारे लोग आते थे। समुद्र के जरिए भी आ रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ों से, समुद्री जहाज़ों से या नाव से, और यहाँ आकर के भारत आकर के और यहाँ से वो माल लेकर के जा रहे हैं। कई कई महीनों की यात्रा करके पैदल भी आया करते थे लोग। तो जरिए सबका अलग अलग होता था आने का, और कारण भी सबके जो थे वो अलग अलग होते थे किस लिए आ रहे हैं। अच्छा, कई बार तो ये जो व्यापारी आते थे, चूँकि उस समय समुद्र से भी यात्राएं कर रहे हैं, तो कई बार लूटपाट की घटनाएं भी होती थी। समुद्री लुटेरे जो होते थे तो उनसे बचने के लिए गए व्यापारी सेना लेके भी आते। सेना से मतलब ये अपने साथ को सुरक्षा के प्रबंध, सैनिक वगैरह भी लेकर के और आते थे। तो रोज़गार के लिए यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक जो है शिक्षा के लिए, धार्मिक प्रचार करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कोई ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई इस्लाम धर्म के प्रचार करने के लिए आ रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह ये धार्मिक यात्राएं भी किया करते थे। तो कई यात्री, जैसे आपने चीनी यात्रियों का नाम सुना होगा, वो भारत आते थे चीन से कि यहाँ पे अपनी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, यहाँ के राजा महाराजाओं का, उनका शासन करने का तरीका कैसा है वो देखने के लिए कई कई सालों तक वो यहाँ रहते थे, और यहाँ पर रह करके वो विद्यादान भी करते थे, शिक्षा भी प्राप्त करते थे। और फिर जो यहाँ पर वो देखते थे, कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कोई राजा आया है, कोई चीनी यात्री आया है, या अशोक के समय में आया है, या किसी और के समय में आया है, मान लीजिए हर्षवर्धन के समय में, तो वो यहाँ पर आकर के और पूरा देखते थे, फिर उसको अपने लिख करके और लेके जाते थे पांडुलिपियों के रूप में, और फिर उसको वहाँ पर जो है अध्ययन करते थे उसका। तो कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो आपदाओं से बचने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है जाया करते थे। शिक्षा लेने के लिए, और भी मैंने आपको बताया कि उसके लिए भी लोग जाते थे। सैन्य अभियान, विजय प्राप्त करने के लिए, जो कि पहले होता था, साम्राज्य बढ़ाना है, विस्तार करना है, तो लोग एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य आक्रमण करने के लिए पूरी की पूरी सेना जो है वो जाया करती थी। और कहीं कहीं कुछ लोगों में उत्सुकता होती थी कि नए नए स्थानों की खोज करें, जैसे अपन कहते हैं भारत की खोज की किसी ने, अमेरिका की खोज की। तो ये लोग क्या है कि समुद्री जहाज़ ले करके और निकल जाया करते थे नए नए स्थानों की खोज में। तो इसके जरिए भी लोग जो है यात्राएं किया करते थे। तो कई कई बार तो यात्राओं के बीच में ही समुद्री तूफान आ जाते थे, उसमें जो है, और काफिले में तो बहुत सारे जहाज़ हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो कई बार उनको तूफान का सामना भी करना पड़ता था। अनेक लोग इसके रास्ते में जो मर भी जाते थे।
तो वो खैर अलग बात है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं किया करते थे। तो ये आज हमने थोड़ी सी जानकारी बच्चों इसमें दी है। तो ये जो है चैप्टर आप पहले तो पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है, और चैप्टर के बाद उसमें जो जानकारी दी हुई हैं तो उसमें एक नक्शा है, तो आज आपको एक नक्शे का काम भी दे रही हूँ। आप अपने पास एक मानचित्र लेके आए भारत का प्राकृतिक वाला, और इसमें जो चीज़ें बुक में जो दी हुई हैं या मैंने अभी आपको थोड़ी सी समझाई हैं, इसके आधार पे आप उसको भरने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर कौन सी जगह है, कुछ आपके पास पुराने नक्शों की किताबें भी होंगी, उसका आप सहारा ले सकते हैं, खासकर चीज़ें उसमें से भर सकते हैं। तो हमने ये जानकारी का अभी तो हमने आधा ही चैप्टर लिया है, तो आप उसमें से पढ़ करके और अध्ययन करेंगे कि वे गंगा के वाला क्षेत्र कौन सा है या उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये सब आप इसमें जो है वो भरेंगे। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे सहायक नदी किससे कहते हैं। सहायक नदी जब एक बड़ी नदी में सब नदियाँ आकर के मिल जाती हैं तो वो सहायक नदियाँ यहाँ पर कहलाती हैं। फिर आप इसमें बता सकते हैं सिंधु नदी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिल रही हैं, तो सिंधु में नदियाँ मिल रही हैं आकर के। तो ये 4-5 पॉइंट जो हैं आप पॉइंट्स ऐसे ही बना लेना कि लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी, तो उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख देना। नर्मदा नदी के वहाँ पे कौन कौन रहते थे, फिर किरथर सुलेमान में क्या खास थी वहाँ की चीज़, पहाड़ी क्षेत्र में गारो की पहाड़ियों में क्या था। आप एक ही बार एक पढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको मिलता जाएगा विंध्य की पहाड़ियाँ। और नहीं है तो आप अभी ये सुन ही रहे हैं, वीडियो में आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है, उसके आधार पर आप पॉइंट्स बना करके और अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। और ये जो अपना नक्शा है उसको आप भरने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हिमालय आ जाएगा, गंगा यमुना आ जाएगी, यहाँ पे मगध आ जाएगा। इस तरह से सारा नहीं आता है तो कुछ खास खास चीज़ ही आप जो है वो इसको भर लें, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आज का थोड़ा सा हमने जानकारी ली इतिहास की, और इतिहास में पहला चैप्टर था कब कहाँ कैसे। ओके बच्चों, थैंक यू।